मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अभी हम लोगों ने मोशन इन वन डायमेंशन के टॉपिक में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के टॉपिक को और स्पीड को फाइंड आउट करना, एवरेज स्पीड को फाइंड आउट करना, ये लास्ट 2 वीडियोस में हम लोगों ने इनको सीखा। जिन बच्चों ने पिछले 2 वीडियो ना देखे हों वो पहले कंपटीशन फिजिक्स बाय आशीष सर टाइप करके सबसे पहले इन दोनों वीडियोस की स्टडी करें और तब हम लोगों के साथ में आगे बढ़ें। खास तौर से वो बच्चे जो नए सब्सक्राइबर हैं, जिन्होंने अभी पिछले टॉपिक को स्टडी नहीं किया है, वो इस टॉपिक की पहले स्टडी करें और फिर इस वाले वीडियो में आए। तब वो हमारे साथ साथ जब चलेंगे तो उनको टॉपिक और भी अच्छा समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज की तैयारी को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम लोग ट्राई करें और तब आगे की ओर बढ़ें। जैसे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बच्चों ने सीखा था कि अगर कोई भी पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में चलेगा और सर्कुलर पाथ में वो P1 से P2 तक ट्रैवल करता है। सपोज दैट हम लोगों ने सजेस्ट किया कि जब वो पार्टिकल P1 से P2 तक जाता है तो वो सर्कल के सेंटर पे 120 डिग्री 120 अंश का कोण बनाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में कई बार आ चुके हैं और यहां पर इसकी रेडियस है यार। तो क्वेश्चन हमारा ये है, पार्टिकल ले लो या कोई एक मैन या कोई एक साइक्लिस्ट या कार, कुछ भी हम लोग कर लें। ए मैन मूव्स फ्रॉम P1 to P2 in the given circular path such as radius vector। रेडियस वेक्टर सबको पता है, इसको त्रिज्य सदिश के नाम से जानते हो। रेडियस वेक्टर मेक्स एन एंगल at the center is 120 degree, then displacement of the man will be। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। बच्चे अपने आप ट्राई भी कर सकते हैं। A man moves from P1 to P2 in the given circular path such that the radius vector makes an angle at the center is 120 degree, then displacement of man will be। चलिए पहले क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें। ट्राई कर लिया क्वेश्चन सभी लोगों ने। कोई भी एक व्यक्ति P1 से P2 तक किसी सर्कुलर पाथ यानी वृत्तीय पथ पर चलता है और इस प्रकार वो चलता है कि जो रेडियस वेक्टर है, जिसको त्रिज्य सदिश कहते हो, वो सेंटर पे 120 अंश यानी 120 डिग्री के एंगल को बनाता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताएं सेंटर पे कितना एंगल बनेगा। सेंटर पे सॉरी, जो अगर एंगल 120 डिग्री हो तो P1 से P2 तक कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। कैसे करना हम लोगों को? डायरेक्ट फार्मूला आपको याद होगा, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इसको डिस्कस भी किया था। इस सर्कुलर पाथ में P1 से P2 तक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम P1 to P2 S वेक्टर इज इक्वल टू 2r sin थीटा बाई 2। याद आया फार्मूला? S वेक्टर इज इक्वल टू 2r sin थीटा बाई 2 और थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है? 120। So 2r sin 120 degree by 2, that means 2r sin 60 degree, और sin 60 की वैल्यू बच्चों क्या होती है? √3/2। 2 से 2 कैंसिल। क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ गया? r√3। सबको समझ में आ गया? r क्या है? रेडियस। r क्या है? रेडियस। और साथ में r√3
इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा r√3। P1 से P2 तक का डिस्प्लेसमेंट r√3। क्लियर। अब अगर यहां पर कोई r की वैल्यू गिवन होती तो हम लोग उस r की वैल्यू को रख करके तब आंसर को क्लियर कर लेते। फिलहाल चूंकि यहां पर r दिया गया है इसलिए क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा r√3। तो ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको आसानी से लगा सकते हो। टॉपिक वही है काइनेमेटिक्स, मोशन इन 1D, और इसी मोशन में ये प्रॉब्लम हम लोगों ने जो पढ़ी ये सर्कुलर पाथ की थी। आप इसको यूसीएम वाले चैप्टर से भी कनेक्ट कर सकते हो। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्तीय गति। क्लियर। चाहे आप किसी भी लॉजिक से समझो, क्वेश्चन का सही आंसर क्या है r√3। r की वैल्यू गिवन हो, जैसे यहां पर अगर दिया होता 5 सेंटीमीटर तो 5√3, यहां पर गिवन होता 10 सेंटीमीटर तो क्या आ जाता 10√3। नोट कर लें क्वेश्चन को। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सर्कुलर रिंग of radius r moves on a plane then find the displacement of any point capital A of the wheel of the ring when it moves half rotation। क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है, एक सर्कुलर रिंग यानी वृत्तीय छल्ला है, उसकी रेडियस है r, ये सेंटर है, रेडियस इज r, और कह रहा है इस पर कोई भी पॉइंट एक a है, कोई भी बिंदु छल्ले पर a है, पॉइंट a। कह रहा है जब ये रिंग आधा चक्कर पूरा करती है तो पॉइंट a का कितना डिस्प्लेसमेंट यानी कितना विस्थापन होगा। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। क्वेश्चन आप उससे ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन कह रहा है सर्कुलर रिंग में कोई भी पॉइंट ए है, रिंग की रेडियस कैपिटल आर है, जब ये रिंग घूमना स्टार्ट करती है तो आधे चक्कर में पॉइंट ए का डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन क्या होगा। क्लियर। ट्राई कर लीजिए क्वेश्चन को। हाफ रोटेशन, बच्चों जब हाफ रोटेशन की बात आएगी, अगर पॉइंट ए पहले यहां पर था तो आधे चक्कर के बाद पॉइंट ए की नई लोकेशन यहां पर होगी। बताइए होगी कि नहीं होगी। पॉइंट ए पहले यहां पर है और आधे चक्कर के बाद पॉइंट ए की लोकेशन यहां पर होगी। ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि हमको निकालना है ए का डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच जो वेक्टर डिस्टेंस होती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब अगर हम लोग ए से एक डैश को मिला दें, सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। हमको निकालना है ए डैश। क्या निकालना है हम लोग को, ए डैश। अब ए डैश हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, बड़ा आसान। बताइए जब ये ए यहां से लेकर यहां तक पहुंचा, आधे चक्कर में घूमा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमा, कोई फर्क नहीं। जब ये घूम करके यहां से यहां तक पहुंचा तो बताइए ये दूरी कितनी हुई। जब ये घूम के यहां से यहां तक पहुंचा तो ये डायमीटर हो गया। इतनी ये दूरी क्या हो गई, डायमीटर। तो ये हुआ 2r, तो ये भी कितना होगा 2r। ठीक। और उसके बाद में जब वो यहां से यहां तक पहुंचा तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी,
सरफेस में, तो हाफ हाफ का सरकमफेरेंस, परिधि के आधे के बराबर, पूरा सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर, तो आधा कितना हुआ पाई आर। ये बात सबको समझ में आ गई क्या? जब ये रिंग घूमेगा, रिंग या व्हील कुछ भी आप मान लो, तो जब ये ए से ए डैश तक पहुंचेगा तो इसकी पोजीशन बदल के यहां तक हो गई। पहले ये यहां पे था, अभी यहां पे आ गया, तो ये कितना हुआ 2r डायमीटर, ये तो सभी लोग जानते हो। और ये दूरी उसने व्हील ने या फिर रिंग ने कितनी कवर करी, तो रिंग ने ये दूरी ट्रैवल करी पाई आर। अगर ये पूरा चक्कर घूमता, ए वापस एक चक्कर घूम के यहां पर आ जाता, तो ये होता 2 पाई आर। क्या होता 2 पाई आर। लेकिन ये पूरा चक्कर ना हो करके ये आधा चक्कर, और जब ये आधा चक्कर तो ये कितना होगा पाई आर। सबको समझ में आ गया पाई आर क्यों लिखा? पूरी सरकमफेरेंस कितनी 2 पाई आर, तो हाफ सरकमफेरेंस कितनी पाई आर। इसका मतलब डायग्राम क्या बना? डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, दिस इज ये पॉइंट ए, ये ए डैश, न्यू पोजीशन ऑफ द व्हील, उसके बाद में दिस इज 2r एंड दिस इज पाई आर। बस अब तो कर ले जाओगे। यहां पर ये एंगल कितना है 90, क्लियर, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, बेस। तो आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट एस वेक्टर बराबर ए वेक्टर या ए डैश। और जब ए डैश की बात करोगे तो अंडर रूट पाई आर का होल स्क्वायर प्लस 2r का होल स्क्वायर। इसको हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों? पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, पूरे से r बाहर आ गया, अंडर रूट के अंदर सही आंसर क्या आया? पाई स्क्वायर प्लस 4। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट व्हेन पॉइंट ए रीचेस टू ए डैश। जब बिंदु ए डैश तक पहुंचेगा तो कितना डिस्प्लेसमेंट आएगा? कैपिटल आर अंडर रूट पाई स्क्वायर प्लस 4। सबको प्रॉब्लम समझ में आ गई? बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। कभी कभार एग्जाम में जब पेपर बहुत लॉजिस्टिक बनता है तो इस प्रकार के क्वेश्चन रख देते हैं। देखिए हैं सब 2-2, 3-3 लाइन के क्वेश्चन, लेकिन लॉजिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट आपको नहीं करना है कि चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसा क्वेश्चन थोड़ी आएगा। वो तो केवल एक बेसिक फार्मूलेज हैं जो काम में आते हैं जगह जगह, लेकिन एप्लीकेशन कुछ इस प्रकार के भी एग्जाम में हो सकते हैं। हमको हर प्रकार की वैरायटी को पढ़ के चलना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। आपसे कहा गया था कि अगर ये पॉइंट ए आधा चक्कर लगाकर ए डैश पर आए तो बताइए कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? तो डिस्प्लेसमेंट होगा r अंडर रूट पाई स्क्वायर प्लस 4। नोट कर लें क्वेश्चन को। तो अब बच्चों हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी जिसको वेग भी कहते हो। अभी हम लोगों ने क्या स्टडी किया था? स्पीड, टाइप्स ऑफ स्पीड भी पढ़ लिया, उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी लगा लिए, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स लगाई जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से भी रिलेटेड थी। अब हमको आगे स्टार्ट करनी है वेलोसिटी। वेलोसिटी के बारे में सभी लोग बच्चों जानते हो, द रेट ऑफ, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट is known as velocity। क्लियर? सभी को याद आ गया होगा। किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट में समय के साथ जो भी चेंज आए, टाइम के करस्पॉन्डिंग जो चेंज आए, उसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। समय के साथ विस्थापन परिवर्तन की दर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेग। हिंदी मीडियम के बच्चे, इंग्लिश मीडियम के बच्चे कोई भी अनकंफर्टेबल मत हुआ करो, टॉपिक को बड़े आराम से पढ़ा करो। दोनों में इसलिए हम बताते रहते हैं ताकि आपको मीडियम की प्रॉब्लम ना आए। तो वेलोसिटी का मतलब हमको समझ में आ गया। वेलोसिटी v वेक्टर इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये होता है वेलोसिटी का फार्मूला। v वेक्टर इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
कोई भी ऑब्जेक्ट अगर t टाइम में s डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करे, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट A, दैट इज द एंड पॉइंट B, और मूविंग ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट है s वेक्टर, टाइम है t। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट t टाइम में s डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है तो वेलोसिटी का बेसिक फार्मूला होता है v वेक्टर इज इक्वल टू s वेक्टर अपॉन t। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, इसलिए वेलोसिटी भी कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर। तो जो वेग है जिसको वेलोसिटी कहते हो, ये एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी है जिसको सदिश राशि भी बोला जाता है, s वेक्टर अपॉन t। यूनिट डायमेंशन आपको पता ही है जो स्पीड का होता है, लेट्स से यूनिट इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड और सेंटीमीटर पर सेकंड। इट्स डायमेंशनल फार्मूला इज LT माइनस 1। जो डायमेंशन फार्मूला होता था स्पीड का, सेम वही डायमेंशन फार्मूला किसका होता है बच्चों, वेलोसिटी का। और साथ साथ में ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। सो वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एक सदिश राशि है। और सभी लोग जानते हो जो वेक्टर क्वांटिटी होती है वो पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। इसका मतलब जो वेलोसिटी होती है ये प्लस में भी कैलकुलेट होगी, माइनस में भी कैलकुलेट हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। जबकि स्पीड एक पॉजिटिव नंबर है, चाल जो होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। क्लियर? तो वेलोसिटी में क्या है, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होता है। वेलोसिटी में यानी वेग में, वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होती है। क्लियर? तो इसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी v वेक्टर। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सभी लोग नोट्स को बनाते चले साथ साथ और तैयारी को कंटिन्यू रखें, बिल्कुल अच्छी तरीके से रिवाइज करते रहें। जहां पर आपको नोट करने में प्रॉब्लम हो वहां पर वीडियो को पॉज कर लें, और तब नोट्स को बनाएं। और जिन बच्चों के पास में अभी पहले और दूसरे पार्ट के नोट्स नहीं बने हुए हैं वो पहले उसके नोट्स तैयार करें और तब आगे की ओर बढ़ें। नोट कर लिया सभी लोगों ने, रफ कर दिया जाए। चलिए, तो अभी हम लोगों ने पढ़ी वेलोसिटी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट पर। इस पर डिस्प्लेसमेंट पर यानी विस्थापन पर। अगर डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगा, और अगर कहीं पर डिस्प्लेसमेंट कैसा है, नेगेटिव, तो वेलोसिटी भी कैसी होगी, नेगेटिव। लेकिन स्पीड माइनस में नहीं होगी। स्पीड और वेलोसिटी में कौन वेक्टर, वेलोसिटी, और कौन स्केलर है, स्पीड। और सभी लोग जानते हो, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो डिस्टेंस होती है इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू होती है डिस्प्लेसमेंट की। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। अगर रेशियो इसका आ जाए तो आरएचएस में 1 कर दोगे। दूरी और विस्थापन में संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है। इक्वल जानते हो कब होती, बताया गया था, इन केस ऑफ 1D मोशन। कोई ऑब्जेक्ट सीधे चले, स्ट्रेट लाइन चले, तो ऐसी कंडीशन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिस्टेंस के इक्वल होगा। लाइक दैट, इसी प्रकार एक इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है स्पीड में। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होती है वो वेलोसिटी से हमेशा क्या होती है, बोलो, ग्रेटर देन होती है या इक्वल होती है। और अगर इनमें कभी दूसरा रेशियो आपसे कहा जाए तो आप ये भी लिख सकते हो, स्पीड अपॉन वेलोसिटी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। स्पीड अपॉन वेलोसिटी, स्पीड का मतलब चाल बटे वेग, इसका रेशियो या तो 1 से बड़ा होगा और या तो 1 के इक्वल होगा। इक्वलिटी कब आती है, फिर वही बात, जब कोई भी कार, जब कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट डायरेक्शन में चले, सीधे चले, तो ऐसी कंडीशन में स्पीड और वेलोसिटी क्या होगी, इक्वल। दैट मींस इन केस ऑफ 1D मोशन स्पीड मस्ट बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। इस बात को कभी मत भूलना। एक विनी गति में, इन केस ऑफ 1D मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन,
स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है, इक्वल। बाकी कोई भी मोशन हो वहां स्पीड और वेलोसिटी इक्वल नहीं होगी। क्लियर। गाड़ी का जो स्पीडोमीटर है, गाड़ी का जो स्पीडोमीटर वो स्पीड को बताता है, ना कि वो बताता है वेलोसिटी को। ठीक है ना, इसलिए उसका नाम रखा गया है स्पीडोमीटर। उसको वेलोसिटी मीटर नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, स्पीडोमीटर। क्लियर। तो ये कुछ ऐसे रिलेशनशिप हैं जो आपको तैयार करने हैं, इनको फटाफट आप कॉपी में नोट कर लें और तैयार कर लें। क्लियर। तो सभी बच्चों ने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। वेलोसिटी के कौन कौन से टाइप्स होते हैं और उनके एप्लीकेशन क्या क्या होंगे, कैसे हम लोग अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ये भी हमको सीखना है। तो बच्चों जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी जानते हो, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। जो वेलोसिटी होती है इसके दो अलग अलग टाइप होते हैं। पहले को बेटा हम लोग बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, जिसको औसत वेग कहा जाता है। एंड सेकंड वेलोसिटी इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर। दो टाइप की वेलोसिटी होती है, कौन कौन सी, एक को बोला जाता है एवरेज और एक को बोला जाता है इंस्टेंटेनियस। जैसे स्पीड दो टाइप की होती थी, एक को एवरेज और एक को इंस्टेंटेनियस। जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसको लिखा जाता है v बार, या फिर चूंकि आप एक काम करो, वेलोसिटी जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी है, ऊपर वेक्टर तुमको लगाना ही पड़ेगा। यहां पर लिख देते हैं एवरेज, तो v वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। क्लियर। इसको आप ये भी कह सकते हो v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का जो एवरेज वेलोसिटी है, जिसको औसत वेग कहते हो, वो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इक्वल होगा। किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट ने कुल कितना विस्थापन ट्रेवल किया और इस पूरी जर्नी में उसने टोटल कितना टाइम लिया, अगर हम इसका रेशियो फाइंड आउट कर लें तो हमको क्या पता चलेगा, एवरेज वेलोसिटी v एवरेज। क्लियर। और सेकंड जो वेलोसिटी होती है इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कब होती है, कॉन्सेप्ट आपको पता है। इंस्टेंटेनियस निकालना हमने आपको पीछे बताया था, गिवन टाइम इंटरवल इज मच स्मॉलर। अगर जर्नी में जो समय लगा, अगर उसको बहुत स्मॉलर लेट किया जाए, अल्प माना जाए, तो वेलोसिटी क्या कहलाती है, इंस्टेंटेनियस। और ऐसी कंडीशन में हम लोग लिखते थे लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा s अपॉन डेल्टा t, और इसी फार्मूले को हम लोग क्या लिखते थे, v वेक्टर दैट इज इक्वल टू ds अपॉन dt। इसको हम लोग बोलते हैं कौन सी वेलोसिटी, इसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो कौन कौन सी वेलोसिटी होती हैं, दो टाइप की। एक को बोला जाता है एवरेज वेलोसिटी, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इज नोन एज एवरेज वेलोसिटी। और अगर इंस्टेंटेनियस की बात करी जाए, इसको तत्कालिक वेग कहते हो, तात्क्षणिक भी कहते हो, तो इसको कब फाइंड आउट किया जाता है, जब टाइम इंटरवल कैसा हो, बहुत ही स्मॉलर। देन आप ये भी कह सकते हो द एवरेज वेलोसिटी ऑफ एनी मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल, बहुत ही अल्प समय अंतराल में किसी वस्तु का जो औसत वेग होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। v वेक्टर इज इक्वल टू ds वेक्टर अपॉन dt। ये फार्मूला किसका, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और ये फार्मूला किसका, एवरेज वेलोसिटी। दोनों की यूनिट और दोनों के डायमेंशन में कोई बदलाव नहीं होगा, इसलिए दोनों को हमको अलग तरीके से तैयार करना है। जो वेलोसिटी की यूनिट होती है वही एवरेज वेलोसिटी की, वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, और जो डायमेंशन फार्मूला अर्थात विमी सूत्र वेलोसिटी का होता है, वही डायमेंशन फार्मूला अर्थात विमी सूत्र एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का होता है। नोट कर लें इसको फटाक से। चलिए बच्चों, तो सबको समझ में आ गया कि वेलोसिटी में एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, और हम लोग उसको कैसे सॉल्व करते हैं या कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। अब जैसे हमारे पास क्वेश्चन दिया है, द पोजीशन या द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी
moving object is s vector is equal to 2t square plus 4t plus 1, where t is in second and s is in meter, so the instantaneous velocity तात्क्षणिक वेग या तत्कालिक वेग एट 1 सेकेंड विल बी। क्वेश्चन से क्वेश्चन में आ गया। क्या है क्वेश्चन? किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है या जो डिस्प्लेसमेंट है वो एस वेक्टर इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1। यहाँ t किस में है? सेकंड में। s किस में है? मीटर में। क्या हमको फाइंड आउट करना है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बड़ा आसान है। कैसे क्वेश्चन को करोगे? s इज इक्वल टू क्या गिवन है? 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1। क्या होता है फार्मूला इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का? v इज इक्वल टू ds अपॉन dt। अगर हम लोग यहाँ पर s की वैल्यू को रख दें तो d अपॉन dt, और s की वैल्यू क्या है? 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो 2 हो गया बाहर, और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हुआ? 2t। ठीक, डिफरेंशिएशन सबको आता होगा। d अपॉन ds x की पावर n इज इक्वल टू nx टू दी पावर n माइनस 1, d अपॉन dx x की पावर n इज इक्वल टू nx टू दी पावर n माइनस 1। क्लियर? n होती है पावर, पावर आगे आएगी, फिर उसके बाद में nx की पावर n माइनस 1। क्लियर? तो यहाँ पे 2 कांस्टेंट था, हम लोगों ने बाहर कर लिया। t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t प्लस 4, और t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, और यहाँ पर जब 1 का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में तो 0। कोई भी कांस्टेंट हो 1 2 3 4, अगर आप उसका डिफरेंशिएशन करोगे, सिंगल अगर वो टर्म है उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो फिर आंसर क्या आएगा उसका? 0। कितना हुआ? 4t प्लस 4, और जब हम लोग उसको सॉल्व करेंगे v इज इक्वल टू 4t प्लस 4 को t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे, तो कैसे लिखोगे? v एट t इज इक्वल टू 1, तो 4 इंटू 1 प्लस 4, जहां पर t था वहां पर क्या रख दिया? 1। टोटल आंसर हमारे पास में कितना गया बेटा? 8 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? हमको क्या गिवन था? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कौन सा वेक्टर गिवन था? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और क्या निकालना था? 1 सेकेंड में t इज इक्वल टू 1 सेकेंड में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फार्मूला हम लोगों ने क्या अप्लाई किया? v इज इक्वल टू ds अपॉन dt। नोट कर लें क्वेश्चन को। तो बच्चों अगला क्वेश्चन अब आपको अपने आप सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन सभी लोग नोट कर लें। क्वेश्चन क्या कह रहा है? A particle moves along x-axis in such a way that the coordinate x varies with the time. According to the expression x is equal to 2 minus 5t plus 6t square. और क्या हम लोगों से पूछा है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। कोई भी पार्टिकल x एक्सिस के अलॉन्ग इस प्रकार चलता है कि उसका एक्सप्रेशन x इज इक्वल टू 2 माइनस 5t प्लस 6t स्क्वायर है, और हम लोगों से उसने क्या पूछा है कि पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी को फाइंड आउट करो। ऑप्शन सब लोग ध्यान दें। पहला ऑप्शन क्या गिवन है? पहला ऑप्शन गिवन है -5 मीटर पर सेकेंड, दूसरा -3 मीटर पर सेकेंड, तीसरा 6 मीटर पर सेकेंड, और अगला 3 मीटर पर सेकेंड। चलिए क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें। कर लिया सभी लोगों ने? क्या है आपका आंसर? जो भी आंसर आया हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। जो भी आंसर आपका आया हो उसको कमेंट सेक्शन में लिखें। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर डैश करके ABCD में से जो आंसर आया हो उसको नोट करें। चलिए क्या है क्वेश्चन? जिन बच्चों को नहीं है वो लोग क्वेश्चन के सलूशन को ध्यान दें। x इज इक्वल टू, क्वेश्चन को देखें, x इज इक्वल टू कितना गिवन है? 2 माइनस 5t प्लस 6t स्क्वायर।
और हम लोगों को क्या निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी। कैसे हम लोग करेंगे वेलोसिटी निकालने का फार्मूला, इनिशियल वेलोसिटी हमको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम लोग वेलोसिटी का फार्मूला v इज इक्वल टू dx अपॉन dt, सो v इज इक्वल टू d अपॉन dt, और x की वैल्यू कितनी है 2 माइनस 5t प्लस का 6t स्क्वायर, या इसी को हम लोग जब लिखेंगे तो 2 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 5t का डिफरेंशिएशन 1 6 और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना 2t, तो v इज इक्वल टू कितना आया माइनस 5 प्लस 12t। क्लियर। ये जो वेलोसिटी अभी हम लोगों ने निकाली है t के टर्म में आई। ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, सभी बच्चे इस बात को ध्यान देंगे। किसी भी क्वेश्चन में अगर इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी हो तो इनिशियल वेलोसिटी t इज इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व होती है। इसका मतलब यहां पर हमको क्या रखना है, t इज इक्वल टू 0। जब t इज इक्वल टू आप 0 को रखोगे तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 12 इंटू 0, दैट मीन्स माइनस 5, और यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन का आंसर क्या आया, v इज इक्वल टू माइनस 5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, v इज इक्वल टू माइनस 5 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन को सभी लोग अच्छी तरह सॉल्व करें। तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन को सभी लोग ध्यान से पढ़ें और क्वेश्चन को सॉल्व करें। पहले खुद से करें, फिर जब नहीं आएगा तो हम बताएंगे, और जिसका जो भी आंसर आए वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 आंसर इज दिस। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन अलोंग एक्स एक्सिस, एक वस्तु एक्स अक्ष के अनुदिश चलती है, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, और मूल बिंदु से उसकी जो दूरी है वो गिवन है, x इज इक्वल टू 8t माइनस 3t स्क्वायर, x इज इक्वल टू 8t माइनस 3t स्क्वायर। हम लोगों से क्या पूछा है, देन फाइंड द एवरेज वेलोसिटी, देन फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इन द टाइम इंटरवल। कितना इंटरवल उसने दिया है, t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। कहां से कहां तक निकालनी है एवरेज वेलोसिटी, t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। ऑप्शन आपके सामने गिवन है, ऑप्शन नंबर ए 2 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी माइनस 16 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी माइनस 4 मीटर पर सेकेंड, एंड ऑप्शन नंबर डी 5 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन को नोट कर लें और खुद से सॉल्व करें। सॉल्व कर लिया सभी लोगों ने, तो चलिए क्वेश्चन देखिए, हमारे पास ये था, x की वैल्यू हम लोगों को गिवन है, क्या गिवन है x की वैल्यू, x इज इक्वल टू 8t माइनस 3t स्क्वायर, ठीक है। और हम लोगों से पूछा है कि फाइंड आउट करो t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 4 सेकेंड में एवरेज वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। तो एक काम करो, पहले t इज इक्वल टू 0 सेकेंड में हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालें, तो एट t इज इक्वल टू 0, इसको हम लोगों ने x1 कर दिया, या x0 यहां लिख दें, तो x0 इज इक्वल टू 8 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 0 का स्क्वायर। तो यहां पर ये x0 कितना आ गया, 0। क्लियर। अब दूसरा टाइम क्या गिवन है, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, तो एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, और जब t इज इक्वल टू 4 सेकेंड की बात करोगे तो x4 इज इक्वल टू 8 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 4 का स्क्वायर, कितना हुआ 32 माइनस 3 इंटू 4 का स्क्वायर 16, तो ये x4 आ गया माइनस 16। क्लियर, दैट इज x4। ये दो वैल्यू हमारे पास में आ गई। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज वेलोसिटी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एवरेज वेलोसिटी v एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, जिसको हम लोगों ने बोला था डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। तो यहां पर हम लोग एक काम करें, x2 की जगह x4 और x1 की जगह x0। तो x4 की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, माइनस 16, और x0 की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 0, और अपॉन t2 माइनस t1 यानी 4 सेकेंड माइनस 0, कितना आया माइनस 16 अपॉन 4, तो रिजल्ट आया माइनस का 4, और चूंकि ये वेलोसिटी है तो माइनस 4 मीटर पर
सेकंड। क्वेश्चन का तरीका सबको क्लियर हो गया? तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, -4 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन क्लियर हो गया? नोट कर लें क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ध्यान दें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको अपने आप ट्राई करना है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए मूविंग पार्टिकल आर x इज इक्वल टू AT स्क्वायर, y इज इक्वल टू BT स्क्वायर। x और y की वैल्यू गिवन है, x इज इक्वल टू AT स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू BT स्क्वायर, वेयर a एंड b आर द कांस्टेंट। a और b यहां पर क्या है? कांस्टेंट है। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी मोमेंट इज, तो कह रहा है किसी पर्टिकुलर टाइम में वेलोसिटी क्या होगी। ऑप्शन आपके सामने गिवन है। ऑप्शन नंबर ए 2t रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी 2t रूट a प्लस b, ऑप्शन नंबर सी 2t रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी 2 इंटू रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें। कर लिया सभी लोगों ने? जो जिसका आंसर आया हो कमेंट सेक्शन में जाकर के क्वेश्चन नंबर 3 आगे आंसर को टाइप करें। जरूर ये काम सब लोग किया करें। जो भी आंसर आया हो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन नंबर दिस इज करेक्ट। ठीक है, क्या क्या गिवन है? x इज इक्वल टू AT स्क्वायर, y इज इक्वल टू BT स्क्वायर। ठीक है, यहां पर a और b क्या है? कांस्टेंट है। और हमको क्या निकालना है? वेलोसिटी आपका पार्टिकल एट एनी मोमेंट। कैसे करोगे? अब यहां पर दो कोऑर्डिनेट बच्चों गिवन है। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किया उसमें केवल एक कोऑर्डिनेट गिवन था, चाहे x हो चाहे y। अच्छा, x और s में कंफ्यूज ना होना। जो s होता है डिस्प्लेसमेंट, उसी प्रकार x होता है डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन आप सदस्य करो। तो इसको हम लोग अलग अलग करेंगे। पहले x एक्सिस के अलाउंग वेलोसिटी को हम लोग निकालेंगे vx। तो vx इक्वल टू होता है dx अपॉन dt। तो जब यहां पर आप वैल्यू को पुट करोगे तो d अपॉन dt AT स्क्वायर, a कांस्टेंट है, a बाहर आ जाएगा और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t मींस ये वैल्यू आ गई 280। तो ये आ गया vx। vx निकालना सबको समझ में आया? तो vx इक्वल टू हमारे पास में आ गया 280। इसी प्रकार हम लोग क्या निकालेंगे? vy। तो vy इज इक्वल टू dy अपॉन dt। सो d अपॉन dt और y की वैल्यू हमारे पास क्या है? bt स्क्वायर। अगेन b कॉमन आ गया क्योंकि कांस्टेंट है और t स्क्वायर से 2t, तो ये वैल्यू हमारे पास में बन गई बेटा vy इज इक्वल टू 2bt। क्लियर? तो ये हमारे पास दो वैल्यू आ गई vx और vy की। अब चूंकि यहां पर दो कोऑर्डिनेट हैं और सभी लोग जानते हो x एंड y बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। x और y आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। तो vx vy भी क्या होंगे? परपेंडिकुलर। तो हम लोग निकालेंगे रिजल्टेंट वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? रिजल्टेंट वेलोसिटी। और रिजल्टेंट वेलोसिटी का फार्मूला v इज इक्वल टू अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। सो vx की वैल्यू हमारे पास में कितनी गिवन है? 280 का होल हाफ स्क्वायर। और vy की वैल्यू हमारे पास में क्या गिवन है? 2bt का होल हाफ स्क्वायर। कितना हुआ बोलो? यहां पे 2 का स्क्वायर कितना? 4a स्क्वायर t स्क्वायर, और यहां पर कितना हुआ? 4b स्क्वायर t स्क्वायर। क्लियर? अब बताएं, पूरे से 4 कॉमन तो बाहर कितना आ गया? 2। फिर उसके बाद में अंडर रूट के अंदर यहां पर क्या लिखा? a स्क्वायर t स्क्वायर b स्क्वायर t स्क्वायर, तो पूरे से t भी कॉमन आ गया और रूट के अंदर आया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इज योर आंसर 2t अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हमारे पास में करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 2t अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्वेश्चन का तरीका सबको समझ में आ गया? अगर एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट गिवन हो तो पहले सबके कोऑर्डिनेट्स के लिए अलग अलग वेलोसिटी को निकालते हैं, बाद में रूट लगा करके रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। नोट कर ले क्वेश्चन को। अब बच्चों हम लोगों को जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है एक्सीलरेशन। जानते होगे सभी लोग एक्सीलरेशन को क्या कहते हो? त्वरण। क्या होता है एक्सीलरेशन? किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में टाइम के करस्पॉन्डिंग जो चेंज होगा, द चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम
change in velocity with respect to time is known as acceleration of moving object। किसी गतिशील वस्तु के वेग में समय के साथ जो भी परिवर्तन होगा, जैसे पहले बॉडी की वेलोसिटी v1 थी, कोई कार हो, कोई साइक्लिस्ट हो, कोई भी एक मूविंग ऑब्जेक्ट हो, अगर उसकी पहले वेलोसिटी क्या थी v1 और आफ्टर सम टाइम उसकी वेलोसिटी क्या हो जाए v2, तो वेलोसिटी में क्या हुआ चेंज, और कितने समय में हुआ तो t टाइम में, स्मॉल t। तो एक्सीलरेशन जो होता है जिसको हम लोग त्वरण कहते हैं, a वेक्टर इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक है, और इसी को हम लोग लिखते हैं a वेक्टर इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, या फिर यही फार्मूला होता है डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। दिस इज द फार्मूला फॉर द एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन का बेसिक फार्मूला क्या हुआ, a वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। डेल्टा v को क्या बोला जाता है, चेंज इन वेलोसिटी, और डेल्टा t को हम लोग क्या बोलते हैं, चेंज इन टाइम। डेल्टा v वेग परिवर्तन और डेल्टा t समय अंतराल। और एक्सीलरेशन कैसी क्वांटिटी है, एक्सीलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सीलरेशन यानी जिसको त्वरण भी कहते हो, ये एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी अर्थात सदिश राशि है। क्लियर, इसकी यूनिट सभी लोग जानते हो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका जो डायमेंशन फार्मूला होता है दैट इज इक्वल टू LT माइनस 2। एक्सीलरेशन की विमा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्सीलरेशन दैट इज LT माइनस 2, और डायमेंशनल फार्मूला के अलावा इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये कैसी क्वांटिटी है, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसमें डायरेक्शन होती है, जो डायरेक्शन होगी चेंज इन वेलोसिटी की, वही डायरेक्शन किसकी होगी, एक्सीलरेशन की। नोट कर लें इसको। एक्सीलरेशन जो होता है उसमें एक बात हम लोगों को ध्यान रखनी है कि अगर किसी बॉडी की, जैसे शुरुआत में हम लोगों ने सजेस्ट किया कि हमारे पास कोई भी एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी या वो v1 वेलोसिटी से ट्रेवल करती है, और आफ्टर टाइम t उसकी वेलोसिटी v2 हो जाती है। ठीक है, पहले जो उसकी वेलोसिटी थी वो क्या थी, v1, और t समय बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, v2 इन द टाइम t। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि व्हेन v2 इज ग्रेटर देन v1, t टाइम बाद की जो वेलोसिटी है अगर वो पहली वाली वेलोसिटी से ज्यादा है, v2 इज ग्रेटर देन v1, देन एक्सीलरेशन इज नोन एज पॉजिटिव एक्सीलरेशन। तो ऐसे त्वरण को धनात्मक त्वरण कहा जाता है। इस बात को सब लोगों को ध्यान देना है। अगर t समय बाद किसी भी कार की या किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v2 पहली वाली वेलोसिटी से ज्यादा हो, तो एक्सीलरेशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। इसको धनात्मक त्वरण भी कहते हैं। धनात्मक त्वरण यानी पॉजिटिव एक्सीलरेशन कब, जब v2 v1 से ज्यादा हो। और सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर v2 इज लेस देन v1 हो जाए तो एक्सीलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव एक्सीलरेशन। इसको बोलते हो ऋणात्मक त्वरण। तो ध्यान दीजिएगा, एक्सीलरेशन दो टाइप के होते हैं। एक को बोला जाता है पॉजिटिव एक्सीलरेशन, दूसरे को बोला जाता है नेगेटिव एक्सीलरेशन, धनात्मक त्वरण और ऋणात्मक त्वरण। और कंडीशन हमको याद होनी चाहिए कि कब एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा,
जब बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो एक्सीलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव, और जब बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो एक्सीलरेशन क्या होगा, नेगेटिव। पॉजिटिव एक्सीलरेशन का मीन्स क्या होता है, धनात्मक त्वरण, और नेगेटिव एक्सीलरेशन का मीन्स ऋणात्मक त्वरण। और जब एक्सीलरेशन नेगेटिव हो तो हम लोग बोलते हैं कि बॉडी में क्या है, रिटार्डेशन। ठीक है, रिटार्डेशन का मीन्स बॉडी मंदित हो गई, इसको मंदन कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक होता है एक्सीलरेशन और एक होता है रिटार्डेशन। एक्सीलरेशन का मीन क्या है, एक्सीलरेशन का मीन्स हुआ कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज करे तो उसको बोलते हो एक्सीलरेशन या पॉजिटिव एक्सीलरेशन, लेकिन अगर वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज करे तो उसको बोलते हो नेगेटिव एक्सीलरेशन या फिर रिटार्डेशन। क्लियर हो गई ये बात सबको? तो एक्सीलरेशन क्या होती है, ए वेक्टर, और ए वेक्टर इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। क्लियर? नोट्स को सभी लोग साथ साथ बनाते चलें। अब जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि वेलोसिटी के दो टाइप होते हैं, उसी प्रकार एक्सीलरेशन के भी दो टाइप होते हैं। एक एक्सीलरेशन कहलाता है एवरेज एक्सीलरेशन। ठीक है, कौन सा एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन। क्या होता है एवरेज एक्सीलरेशन? एवरेज एक्सीलरेशन का मीन्स हुआ ए वेक्टर एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, दिस इज नोन एज एवरेज एक्सीलरेशन। क्लियर? अगर हम लोग बात करें कि इन द होल जर्नी, पूरी यात्रा में किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में नेट चेंज कितना हुआ, तो हम लोग बात करते हैं एवरेज की। इसकी बात करते हैं एवरेज की। जो एवरेज का फार्मूला क्या बना, ए एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। क्लियर? सेम यूनिट, सेम डायमेंशन, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डायमेंशनल फार्मूला LT माइनस 2, इसमें कोई बदलाव नहीं होता। और दूसरा एक्सीलरेशन क्या कहलाता है, इंस्टेंटेनियस। क्या कहलाता है, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, या इसी को हम लोग बोलते हैं तत्कालिक त्वरण। क्लियर? हिंदी मीडियम के बच्चे भी ध्यान दें, साथ साथ दोनों मीडियम के बच्चे अपने अपने लैंग्वेज में समझा करें टॉपिक को, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दूसरा एक्सीलरेशन कहलाता है तत्कालिक या तात्क्षणिक, और ये एक्सीलरेशन कब होता है, जब टाइम इंटरवल बहुत ही स्मॉल हो, जब समय अंतराल किसी भी यात्रा का बहुत छोटा हो, तो ऐसी कंडीशन में a इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, और इसको लिखने का तरीका जानते हो, a वेक्टर इज इक्वल टू dv अपॉन dt। इसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। तो कौन कौन से एक्सीलरेशन होते हैं, एक एवरेज और एक इंस्टेंटेनियस। एवरेज का फार्मूला क्या है, ए एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, और इंस्टेंटेनियस का फार्मूला क्या है, ए वेक्टर इज इक्वल टू डीवी वेक्टर अपॉन dt। इसकी भी सेम यूनिट, सेम डायमेंशन, इसमें कोई बदलाव नहीं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर सीडीएस की बात करोगे तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जब डायमेंशन फार्मूला की आप बात करोगे तो डायमेंशन फार्मूला क्या आता है, LT माइनस 2। क्लियर? तो ये दो एक्सीलरेशन हो गए। कौन कौन से, एक को बोला जाता है एवरेज एक्सीलरेशन और दूसरे को बोला जाता है इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। नोट कर ले इसको। अब बच्चों एक बात आपको ध्यान देने वाली है कि एक्सीलरेशन के जो न्यूमेरिकल सिंप्लीफाई किए जाते हैं डिफरेंशिएशन मेथड से, उसके लिए कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको आना चाहिए। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा ए वेक्टर इज इक्वल टू होता है डीवी वेक्टर अपॉन dt। ठीक है, पढ़ा है ना ये? कौन सा एक्सीलरेशन है, इंस्टेंटेनियस, तात्क्षणिक या तत्कालिक, जिसको आप लोगों ने पढ़ा होगा dv अपॉन dt। और याद करिए हम लोगों ने पढ़ा था v वेक्टर जो होता है दैट इज इक्वल टू ds अपॉन dt। हियर s इज द डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, इसको कहीं कहीं xv कहा जाता है। क्लियर? अगर हम इस वैल्यू को यहां पर पुट अप करें तो a वेक्टर इज इक्वल टू d अपॉन dt, और v वेक्टर हुआ ds वेक्टर अपॉन dt, और इसी को हम लोग लिखते हैं a वेक्टर इज इक्वल टू d2s अपॉन dt स्क्वायर। क्या बना फार्मूला, a वेक्टर इज इक्वल टू d2s अपॉन d2 स्क्वायर, dt स्क्वायर।
ठीक है, डबल पावर ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी डबल पावर ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर किसी क्वेश्चन में हमको डिस्प्लेसमेंट गिवन है तो डिस्प्लेसमेंट को अगर हम लोग 2 बार डिफरेंशिएट कराएं तो हमको क्या मिलता है, एक्सीलरेशन। और अगर कहीं पर डिस्प्लेसमेंट को x बोला गया है, किसी भी क्वेश्चन में यदि डिस्प्लेसमेंट को x बोला गया है तो हम लोग एक्सीलरेशन क्या लिखते हैं, a वेक्टर इज इक्वल टू d2x अपॉन dt2। ये भी तो एक्सीलरेशन है, a वेक्टर इज इक्वल टू d2x अपॉन dt2। यहां पर भी क्या है, x डिस्प्लेसमेंट और t इज द टाइम। तो सीधी सी बात है, आपको ये पता होना चाहिए अगर डिफरेंशिएशन को टाइम के करस्पॉन्डिंग समय के सापेक्ष एक बार डिफरेंशिएट हम लोग करेंगे तो हमको मिलती है वेलोसिटी। क्या मिलती है, वेलोसिटी। ध्यान देना सभी लोग, अगर हमको किसी क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट गिवन हो, विस्थापन दिया हो और टाइम के रिस्पेक्ट में उसको हम लोग एक बार डिफरेंशिएट करा दें तो हमको क्या मिलती है, वेलोसिटी। और अगर हम लोग एक काम करें, डिस्प्लेसमेंट को 2 बार डिफरेंशिएट करा दें टाइम के रिस्पेक्ट में तो हम लोगों को बच्चों क्या मिलता है, एक्सीलरेशन। अच्छा, ये बात ध्यान देंगे, अगर x गिवन हो तो पहले क्या निकालोगे, v। क्लियर। और फिर अगर हम इसको डिफरेंशिएट कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, a। और अगर आप इसको डायरेक्ट भी लिखना चाहो तो जो आपके पास v की वैल्यू आई है, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करा दो तो भी हमको क्या मिलता है। क्लियर। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि अगर हमको x की वैल्यू गिवन है, आपको किसी भी क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट गिवन है और सीधे उसने आपसे पूछा कि बताइए एक्सीलरेशन क्या है, तो पहले तो डिस्प्लेसमेंट को टाइम के सापेक्ष समय के रिस्पेक्ट में या सापेक्ष एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको क्या मिलेगी, वेलोसिटी। और फिर आप उसको टाइम के रिस्पेक्ट में अगेन डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्सीलरेशन। इस प्रकार हम लोग कैलकुलेशन करते हैं किसकी, एक्सीलरेशन की। ठीक है, तो फार्मूले को नोट कर लीजिए आप कॉपी में। देखिए बच्चों, जैसे क्वेश्चन हमारे पास गिवन हो, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मूविंग बॉडी या मूविंग कार इज गिवन, s वेक्टर इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5 मीटर। और टाइम इसमें गिवन है सेकंड में। ठीक, और आपसे कहा गया कि फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द कार। क्या है क्वेश्चन कि हमारे पास किसी भी कार का डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन दिया गया है और हम लोगों से पूछा है कि बताओ कार का एक्सीलरेशन यानी त्वरण क्या होगा। बड़ा आसान है, s इज इक्वल टू कितना गिवन है, 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5। क्या हम लोगों ने सीखा, पहले डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट करा दिया जाए तो हमको क्या मिलेगी, वेलोसिटी। तो पहले लिखेंगे v इज इक्वल टू ds अपॉन dt। इसका डिफरेंशिएशन 2 बाहर आ गया, t स्क्वायर का 2t, 4 बाहर आ गया, t का 1 और 5 का क्या 0, तो कितना हुआ 4t प्लस 4। क्लियर। ये क्या आ गई, वेलोसिटी। ये बस क्वेश्चन में आ गई। अब हम लोग क्या करें, वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में अगर फिर से डिफरेंशिएट करा दें तो हमें क्या मिलेगा, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू dv अपॉन dt, a इज इक्वल टू dv अपॉन dt। अगर a इज इक्वल टू dv अपॉन dt की आप बात करोगे तो d अपॉन dt और वेलोसिटी का वेक्टर कितना है, 4t प्लस 4। आप जब डिफरेंशिएशन कराओगे तो 4 t का डिफरेंशिएशन 1, 4 का 0, तो आंसर क्या आ गया 4 और यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सबको क्वेश्चन समझ में आ गया। इस प्रकार हम लोगों ने क्या निकाल लिया, हमको क्या गिवन था, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन सदिश दिया था और हमसे क्या पूछा था, एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन डायरेक्ट नहीं आ सकता डिस्प्लेसमेंट से, पहले हमको क्या करना पड़ेगी, वेलोसिटी को फाइंड करना पड़ेगा, या आप ये कह दो डिस्प्लेसमेंट को टाइम के करस्पॉन्डिंग एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और जब ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो फिर हम लोग उसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे और हमको क्या मिलेगा, एक्सीलरेशन। नोट कर ले इसको। अब देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन को आपको खुद से ट्राई करना है, पहले क्वेश्चन सभी लोग पढ़ लें। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाई y इज इक्वल टू a प्लस bt
प्लस सी टी स्क्वायर माइनस डी टी की पावर 4। द इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन आर रिस्पेक्टिवली। क्या क्या क्वेश्चन में है, y की वैल्यू हमको गिवन है और क्या पूछा है, इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, प्रारंभिक वेग और त्वरण। चलिए क्वेश्चन को खुद से पहले ट्राई करें, फिर हम क्वेश्चन को बताते हैं। जिनके जिनके जो आंसर आते जाएं वो आंसर्स को कमेंट सेक्शन में जा करके क्वेश्चन के आंसर को जरूर लिखिए। करिए फटाक से। सॉल्व किया सभी लोगों ने, जो जो आंसर आपका आया हो क्वेश्चन को सब लोग साथ साथ किया करिए और जो भी आंसर क्वेश्चन का है उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। कैसे लिखोगे, हमने तरीका बताया था। क्वेश्चन नंबर 4 आगे डैश करके वेलोसिटी इज इक्वल टू जो आपका आंसर आया हो, एक्सीलरेशन जो आपका आंसर आया हो। लेकिन सब लोग जरूर कैलकुलेशन को किया करें, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में फटाफट आंसर लिखो जो आया हो। चलिए जिन बच्चों को नहीं है वो लोग क्वेश्चन देखें। डिस्प्लेसमेंट हम लोग को गिवन है y इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। y इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर और साथ में क्या गिवन है, माइनस डी टी की पावर 4। ठीक है, कैसे करना है बेटा, पहले हमको क्या निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग। एक काम करो, वेलोसिटी का फार्मूला v इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी, और जब v इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी का डिफरेंशिएशन तो a का डिफरेंशिएशन 0, t का डिफरेंशिएशन 1, t स्क्वायर का 2t और माइनस d, यहां पर लिखने नीचे माइनस का d और t की पावर 4 को क्या लिखोगे, 4t क्यूब। ठीक, इधर जो क्वेश्चन लिखा है तो शायद आपको ना दिखता है इसलिए हमने ये टर्म नीचे लिख दिया है, कंफ्यूज ना होना। अब बेटा हमको क्या करना है, इनिशियल वेलोसिटी को फाइंड करना है। तो सभी लोग जानते हो प्रारंभिक वेग या फॉर इनिशियल वेलोसिटी टाइम को क्या करना पड़ेगा, 0। ठीक, अगर आप टाइम को 0 करोगे देन v इज इक्वल टू, अब हमको ऐसे लिखिए v एट t इज इक्वल टू 0 b प्लस c इंटू 2 इंटू 0, तो 0 t की जगह 0 रखा जा रहा है और माइनस का d 4t क्यूब, तो यहां पर भी क्या 0, तो केवल वेलोसिटी कितनी आई, b आई। ठीक है, ऑप्शन को देखते चलो, इनिशियल वेलोसिटी कितनी आई, b। अब हम लोगों को क्या निकालना है बेटा, अब हम लोगों को सॉल्व करना है इनिशियल एक्सीलरेशन, प्रारंभिक त्वरण। तो एक्सीलरेशन का फार्मूला a इज इक्वल टू dv बाई dt, d अपॉन dt, और v कितना आया था, b प्लस, ये वाला b आप लिखोगे, ये नहीं लिखोगे, तो ये तो इनिशियल वेलोसिटी है। हमको जो v का टाइम के टर्म में जो फंक्शन आया है वो लिखना है। तो b प्लस यहां पर कितना है, 2ct और माइनस का 4 कितना, dt क्यूब। क्लियर, कैसे करेंगे अब हम लोग, बोलो फिर से इसका डिफरेंशिएशन। तो a इज इक्वल टू b का डिफरेंशिएशन कितना, 0, 2c बाहर आ गया, t का डिफरेंशिएशन 1, माइनस का 4d बाहर आ गया और t क्यूब का 3t स्क्वायर। t क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, nx टू दी पावर n माइनस 1 3t स्क्वायर। और फिर से हमको क्या निकालना है, इनिशियल एक्सीलरेशन, प्रारंभिक त्वरण, और इनिशियल एक्सीलरेशन के लिए t को क्या रखना पड़ेगा, 0। जब t को 0 रखोगे तो t इज इक्वल टू 0 पर देखो यहां पर कितना हुआ, 2c, यहां पर t का कोई टर्म नहीं है, क्लियर, माइनस का 4d और t क्यूब वाला यहां टर्म है तो 0, दैट मींस केवल कितना आया, 2c। तो क्वेश्चन के हमारे सही आंसर होंगे, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या निकली बेटा, b, और एक्सीलरेशन क्या निकला, 2c। तो क्वेश्चन का सही आंसर होगा b, 2c और b, 2c कौन से ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नोट कर ले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़िए। द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विद टाइम, द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विद टाइम, और टाइम के साथ पोजीशन कैसे वेरी करती है, x इक्वल टू at स्क्वायर माइनस bt क्यूब, x इक्वल टू at स्क्वायर माइनस bt क्यूब। द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 0 एट टाइम t विच विल बी इक्वल टू, वह समय बताइए जिसमें पार्टिकल का एक्सीलरेशन क्या हो,
जीरो। सबको क्वेश्चन समझ में आ गया। एक्स गिवन है, कह रहा है वो टाइम बताओ जिसमें पार्टिकल का एक्सीलरेशन क्या हो, जीरो। ऑप्शन आपके सामने गिवन है। पहला टाइम की कैलकुलेशन इसने कहा है, ए ऑप्शन हमारे पास में आएगा कितना, ए ऑप्शन है 2a/3b, दूसरा ऑप्शन है b/a, तीसरा a/3b और फोर्थ ऑप्शन हमारे पास में कितना है बेटा, जीरो। चलिए क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें। इसका आंसर आ गया हो कमेंट सेक्शन में लिखें। क्वेश्चन नंबर ये 5 है, इसके आंसर को लिखें। चलिए लिख दिया सभी लोगों ने। जिनको ना आया हो वो लोग हमारे साथ करें। x इज इक्वल टू AT² माइनस BT³। ठीक है, क्या उसने कहा है, वो टाइम जिसमें एक्सीलरेशन क्या हो, जीरो। तो पहले तो एक्सीलरेशन निकालो, इसको दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। पहले हम लोग क्या निकाले, वेलोसिटी v इज इक्वल टू dx/dt। सो v इज इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन a और t² का 2t माइनस b और t³ का डिफरेंशिएशन 3t²। डिफरेंशिएशन तो सबको आ रहा होगा ना, कैसे किया, nx⁴ n-1। b कांस्टेंट था, b को बाहर कर लिया, t³ में n क्या है 3, तो पावर आगे आती है, फिर वो टर्म लिखा जाता है, उसमें एक पावर कम करके ऊपर लिखा जाता है nx⁴ n-1। nx⁴ n-1, n क्या है, पावर। ठीक है, जिसको आता है बहुत अच्छी बात, जिसको नहीं आता है फार्मूला यूज। तो ये तो बात आपको समझ में आ गई। कितना हुआ, v इज इक्वल टू 2AT माइनस कितना हुआ 3BT²। ये क्या आ गई, वेलोसिटी। अब क्या निकाल लो, एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू dv/dt। तो a इज इक्वल टू dv/dt, फिर से वही काम, 2a, t का डिफरेंशिएशन 1, 3b और t² का डिफरेंशिएशन कितना, 2t, कितना हुआ 2a माइनस 6bt। क्लियर, a इज इक्वल टू आ गया 2a माइनस 6bt। अब उसने हमको क्या दिया है, उसने कहा है कि वो टाइम जिसमें एक्सीलरेशन जीरो हो, तो a को क्या करना पड़ेगा, जीरो। अगर a को जीरो करोगे, देयरफॉर 2a माइनस 6bt इज इक्वल टू जीरो, देन 2a इज इक्वल टू 6bt। इससे हमने इसको कैंसिल कर दिया, a इज इक्वल टू 3bt, तो t इज इक्वल टू आया a/3b सेकेंड। ये वो टाइम आया जितने समय में एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो। सभी लोग ध्यान से देखें। तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या निकला हमारे पास में, क्वेश्चन का आंसर आया a/3b। a/3b में हमको कौन सा ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्लियर, a/3b। सभी को क्वेश्चन समझ में आ गए किस प्रकार हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो अगर एक्सीलरेशन हमको निकालना हो तो डिस्प्लेसमेंट को टाइम के करस्पॉन्डिंग कितने बार डिफरेंशिएशन किया जाता है, 2 टाइम्स। क्लियर, तो अब देखते हैं आपने क्या सीखा। कुछ क्वेश्चन बच्चों हम आपको दे रहे हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने ही लिखे हुए हैं। आप लोगों ने क्वेश्चंस को, कितने क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किए हैं, 3 क्वेश्चन पहले हम लोगों ने स्पीड वाले किए थे अलग से, 2 क्वेश्चन ये हो गए, 5 क्वेश्चन हो गए। उसके आगे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, ये 3 क्वेश्चंस हम आपको दे रहे हैं सॉल्व करने के लिए। आप लोग इन क्वेश्चंस को अपने आप सॉल्व करें और जो भी इनका आंसर आए उसको कमेंट में जरूर लिखें। ये काम सबको जरूर करना है। ध्यान से जो बात हम बता रहे हैं सब लोग ध्यान से सुनिए। आपको मेहनत, चूंकि जब तक आप नहीं करोगे, आप केवल इन्हीं वीडियोस के सहारे रहोगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो जो आपसे कहा जाए उस काम को आप जरूर किया करें। सबको समझ में आ गया। तो पहले आप लोग एक काम करें, इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करके तीनों क्वेश्चंस के आंसर को, बिल्कुल हेडक नहीं लिया जाता कि सही आएगा या गलत आएगा, अपने अकॉर्डिंग आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए। आना ना आना एक अलग मैटर है, जो आंसर आप निकालो। नहीं आएगा तो हम कमेंट सेक्शन में लिख देना, तो उसकी क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का भी एक और वीडियो बनेगा जिसमें ग्राफ हम आपको पढ़ाएंगे, तो उसमें हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। क्लियर, अगर जो क्वेश्चन आपको ना आया हो, ध्यान सुने मेरी बात को, जो क्वेश्चन आपको ना आए उसके क्वेश्चन नंबर को आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, तो उस क्वेश्चन को हम फिर से सॉल्व कर देंगे। क्लियर, लेकिन तब तक आप लोग ये काम करेंगे। तो बच्चों, ये क्वेश्चन आपके सामने हैं, इनको आप नोटबुक में नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद इनके आंसर को आप खुद से ट्राई करें। जो आंसर आए उनको कमेंट में जरूर लिखें। ठीक है बच्चों,
तो आज की वीडियो को यहीं सेंड करते हैं। हर एक पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक लेके चलने में वीडियो थोड़ा लेंदी भी हो जाता है, लेकिन इससे एक बेनिफिट मिलता है कि सारी चीज़ें बहुत क्लियर समझ में आ जाती हैं। ठीक है, तो आप भी अपनी तरफ से आप पूरा प्रयास करें, अच्छी मेहनत करें, ताकि आपकी तैयारी में कोई रुकावट ना आए, कोई दिक्कत ना हो, और अच्छी तरह आप लगातार मेहनत करते रहें, ताकि आपके कंपटीशन एग्जाम जो भी अब होने वाले हैं आगे, आप उनमें अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकें। क्लियर? तो अब हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में मोशन इन स्ट्रेट लाइन में आगे जो ग्राफिकल टॉपिक्स होते हैं, जिनमें ग्राफ की स्टडी है, ग्राफ से कैलकुलेशन कैसे की जाती है, सारी चीज़ें सीखेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तब तक आप लोग उसको तैयार करें। क्लियर? और अपनी तैयारी को और अच्छी तरीके से आप लगातार कंटिन्यू रखें। ठीक है बच्चों, तो जय हिंद, जय भारत।